हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10 चैप्टर 1। मैंने यहाँ पहले से ही कुछ नोट्स बना रखे हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। ये थोड़ा 9th का भी है और थोड़ा 10th का है शुरुआती, जिससे तुम्हें समझने में आसानी रहे चैप्टर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन समझ सकता है अब इसे। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये नंबर लाइन होती है जो कि इनफाइनाइट होती है। ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और ये प्लस इन्फिनिटी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी कंसेप्ट है कि नंबर लाइन वहां तक जा रही है। इन्फिनिटी आपस में अपने आप में कोई नंबर नहीं है, जिसे हम 1/0 से दर्शाते हैं। अब चलो बात करते हैं कि रियल नंबर है क्या। नंबर लाइन से जब हम नंबर लाइन को हम जब आगे बताते हैं कि कैसे बढ़ती है, तो ये दो पार्ट में बढ़ती है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। मैं उनका एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि रूट के अंदर जो माइनस में कोई भी नंबर हो, -x, बस x नेगेटिव मत ले लेना वरना वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल -24, ना कि रूट के अंदर -24 -24 करोगे तो रूट +24 हो जाएगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर नहीं है। रूट के अंदर माइनस में जो भी नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं जो हमें पढ़ना है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमें पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, और यही हम दोनों को पढ़ने हैं, यही हम सबको पढ़ना है। रैशनल नंबर में 10th में जो तुम पढ़ोगे वो है, रैशनल नंबर दो प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे आपको भी। इससे आगे जब चलेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं। तो जो इसकी इस चैप्टर को समझने के लिए जिस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी वो 9th में था। अगर बच्चों ने पढ़ रखा है तो अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए ये सब है। तो बात करते हैं नेचुरल नंबर की, जो शुरुआती नंबर होते हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। दीज आर द नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी अपने आप में इतनी सी है, इट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, या फिर द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनकी वैसे कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक समझने का तरीका होता है, इनसे हम दूसरी चीजों को सॉल्व करते हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए हम, अगर कोई तुमसे पूछे नेचुरल नंबर क्या है, तो आप सीधा बोलोगे 1 2 3 4 5 6। 1 से जो शुरू होते हैं काउंटिंग, वो नेचुरल नंबर होती है। अगर होल नंबर की बात करें तो 0 से जो काउंटिंग शुरू होती है वो होल नंबर है। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, हाँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज आ रही है कि 1.2 2.2 या फिर 3.1, ये सब, इनमें से कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। जो भी नंबर पूरा होगा, ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि नंबर पूरा होगा वो नेचुरल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर भी वही है कि 0 से जो स्टार्ट होगी काउंटिंग, वो नेचुरल वो होल नंबर है, लेकिन पॉइंट में वो नहीं चलते। बात करते हैं इंटीजर्स की। तो ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स विच इज नॉट अ फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड नंबर। इसका मतलब कि जो भी नंबर मतलब पूर्ण संख्या, हिंदी में से हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब पॉइंट में नहीं, सिर्फ पूरे होल नंबर, जो जैसे 0 1 2 3, ना कि पॉइंट में, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -2 -3 -4। -3.5 इंटीजर नहीं है, ये बात आप लोग क्लियर कर लें। ओके, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट के बाद 0 रहना चाहिए। जैसे 3.0 ये एक होल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। अब बात करते हैं छोटी मोटी चीजों की जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, लेकिन शायद अब याद ना हो। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, दो फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर्स का मतलब नहीं समझते बच्चे। फैक्टर्स का मतलब होता है, फैक्टर्स उन नंबर को बोलते हैं जिनकी टेबल में वो नंबर आता हो। जैसे कि 6 की बात करते हैं। 6 के कितने फैक्टर हैं? 6 के फैक्टर हो गए 2 3, और 6 भी 6 का फैक्टर है, और साथ ही 1 भी 6 का फैक्टर है। इन सब की टेबल में 6 आता है, इसलिए ये सब इसके फैक्टर हैं। बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि 2 3 या 6, 3 1 जा 3, 2 3 फैक्टर नहीं, 1 भी फैक्टर है, 2 3 भी फैक्टर है, इनकी इंटू करके जो आ रहा है वो भी फैक्टर है। ओके, ऐसे अगर 12 की बात करें तो 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सब इसके फैक्टर है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर। अब लेकिन बात आती है 1 क्या है। 1 का अपने आप में सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है? 1। तो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि 2 से 2 फैक्टर होने चाहिए।
तो प्राइम है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए तब कंपोजिट है। तो इसका मतलब वन के ना दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा है, तो वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। बच्चे ये गलती कभी ना करें कि ये प्राइम नंबर है, कभी नहीं। इसलिए मैंने नोट लिख दिया है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। टू एंड एक और बात हम सीखते हैं आज कि आपने ध्यान दिया होगा, इवन ऑड के बारे में बात करते हैं पहले। इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच आर डिवाइजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच आर नॉट डिवाइजिबल बाय टू आर कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें वन से लेके काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये 3 डॉट लगाए जाते हैं कि मतलब चल रहा है। तो ये जो दो से डिवाइड होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, और जो दो से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब वन क्या है? ऑड है। थ्री क्या है? ऑड है। फाइव क्या है? ऑड है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस क्रम में चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है जीरो क्या है। वैसे तो हम जीरो को इवन ऑड में नहीं काउंट करते, लेकिन बाय चांस कभी कोई तुमसे पूछे कि जीरो इवन है या ऑड, तो ध्यान रखना जीरो जो है वो टू की डेफिनेशन, इस इवन नंबर की जो डेफिनेशन उसको फुलफिल करता है, इसलिए हम उसको इवन नंबर में लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई क्वेश्चन करेगा नहीं। और अब बात आती है कि ये दूसरा नोट जो लिखा है ये क्या है, तो ध्यान रखना टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिंपल सी बात है, टू के बाद अगर आप फोर पे जाओगे तो फोर का एक फैक्टर टू तो होना ही है। तो सिंपल सी बात है, फोर अपने आप में एक फैक्टर हो गया, टू फोर अपने आप में एक फैक्टर है, फोर का वन भी एक फैक्टर है, और साथ ही साथ ऐसा कोई नंबर इवन नंबर ही नहीं है टू से डिवाइड ना होता हो, इसलिए कोई भी इवन नंबर फैक्टर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ टू अकेला ऐसा नंबर है कि टू का एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर है सॉरी, अपन खुद का और एक वन हो गया, इसलिए टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात करते हैं कोप्राइम क्या है। कोप्राइम नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम किसी चीज की प्रूविंग करेंगे, और वैसे ये रैशनल नंबर के लिए भी होता है, और अभी हम प्रूविंग करेंगे तब भी आप समझ जाओगे कि जब हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे कि कोप्राइम, तब हमें लिखना पड़ता है। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, द नंबर विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, विच डू नॉट द नंबर्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। जैसे कि टू और थ्री, अगर टू और थ्री में देखा जाए, टू के फैक्टर है वन टू, थ्री के फैक्टर है वन थ्री, तो इन दोनों के जो फैक्टर कॉमन फैक्टर है वो वन है, इसलिए इन्हें कोप्राइम कहा जाता है। अगर हम बात करें टू और सेवन की, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों में प्राइम नंबर है, सेवन भी प्राइम है, टू भी प्राइम है, सिंपल सी बात है, तो उनका कॉमन फैक्टर वन ही हो सकता है, तो इन्हें हम कोप्राइम कहते हैं। ये कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, 49 और 50, ये मत सोचना 50 प्राइम नहीं है तो कोप्राइम नहीं होगा ना। कोप्राइम की डेफिनेशन प्राइम से कुछ मतलब नहीं है। कोप्राइम की डेफिनेशन सिर्फ इतना कहती है कि दो नंबर के बीच में अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, सिर्फ वन, तो वो क्या है? कोप्राइम, ठीक है। तो ये भी कोप्राइम है। अब बात करते हैं जो हमें इस साल सीखना है, रैशनल, इरेशनल और इनकी प्रूविंग सीखनी है कुछ। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये आप सबने पढ़ लिया होगा, वो द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। देखिए कोप्राइम आया है, कोप्राइम नंबर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर मैं आपको बता चुका हूं, वो नंबर जैसे कि पी पॉइंट में नहीं है, पी या तो 1 2 3 -3 -2 -1 -88 -89, ये सब पूर्ण संख्या, और ऐसी क्यू भी क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन बस इनमें एक डिफरेंस है कि पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। उसका रीजन सुनिए, रीजन सिंपल सा है, इनफाइनाइट। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो आ जाता है तो वो नंबर नहीं रहा, सच्चाई है, आप देख सकते हैं। जीरो से अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो जीरो वन जा जीरो, हमेशा ऐड बसता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जीरो वन जा जीरो, कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। और ये नहीं हो, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए हम ज्यादातर क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम किसी भी नंबर, ये ना ही रैशनल है ना ही इरेशनल है, क्लियर। क्योंकि ये नंबर लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिंपल सी बात है कि ये नंबर लाइन में एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट जो हमने लिखा है, ये इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, कंसेप्ट है कि जा रही है, लेकिन ये वैसे कोई नंबर नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता नंबर लाइन में, इसलिए ना ही ये रैशनल है ना ही इरेशनल है, और सबसे बात ये रियल नंबर भी नहीं है कोई, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया, जैसे 2/3 भी रैशनल है,
2/1, 3/1, -1/1 रैशनल है। जीरो भी एक क्या है, क्योंकि जीरो रैशनल क्यों है, जीरो को हर नंबर के अपॉन में ध्यान रखना है। अगर कोई भी नंबर खाली लिखा हो, सिर्फ जीरो लिखा हो, तब भी रैशनल है, अपॉन है ना तब भी रैशनल है। अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 भी रैशनल है, क्यों है, क्योंकि 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। 2 के अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, 1 2 2, फर्क क्या पड़ता है। इसका मतलब रैशनल है, रैशनल है, क्योंकि अंत में जाके देगा क्या, 2 ही देना है अंत में जाके, देखिए 2/1 भी क्या है, 2, ये भी एक रैशनल है, रैशनल नंबर ही है। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, बिल्कुल सही कोप्राइम है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसका डेफिनेशन सिंपल सी है, जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि सच्चाई है इरेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इसलिए उसको इसलिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या है, जिसका कोई पैटर्न ही ना बने, 7.07000007, और अब इसके आगे 4 जीरो फिर 7, फिर 5 जीरो फिर 7, आप खुद से बना सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ एक एग्जांपल और, 0.800088000888, 4 बार 8, अब 4 बार 0 लगा दो, बस पैटर्न बना दीजिए। ये इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल हो गया, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब रूट टू भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल, √5 भी इरेशनल है। इनको हम आगे प्रूव करेंगे, यही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि इरेशनल कैसे प्रूफ किए जाते हैं, कि रैशनल नंबर प्रूफ कैसे किए जाएंगे। उसके लिए कोप्राइम का समझना बहुत जरूरी है, मैं इसका बताऊंगा क्यों, क्योंकि कोप्राइम ही वो कड़ी है जो बताएगा कि रैशनल क्यों नहीं है। ये बात करते हैं रियल नंबर, ये सबसे देर में बता रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई सबसे पहले बताना चाहिए था। ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी नंबर हम यहां दर्शा सकते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब रैशनल हो या इरेशनल हो, ये दोनों की क्या है, माँ है। रैशनल इरेशनल की ये क्या है, माँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम चैप्टर के ऊपर आएंगे कि हम सीखने क्या वाले हैं, ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हम इस चैप्टर में, वैसे चैप्टर में बहुत कुछ है, इन्होंने हमको एग्जांपल दे रखा है कि ये समझाने के लिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, ये क्या है, ये इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं जाना, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, एंड बी, ए एंड बी दे रखे हैं, उनके लिए कोई यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन आपको जाने पहचाने लग रही होगी अगर आपने डिवाइड कभी ढंग से सीखा है। और क्यू या तो 0 के इक्वल होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब आपको नहीं समझ आ रहा तो हम आपको यहां करके दिखाते हैं। हाँ, लेकिन हमें क्लियर करना पड़ेगा ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ए बड़ा है, सिंपल सी बात है। बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे, छोटे को बड़े से करोगे तो पॉइंट आंसर आएगा, जो कि ये हमको नहीं बोलता है। ये साफ कहता है कि ए बी के लिए ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन कब, जब ए बी से बड़ा होगा। तो अगर हम ए और बी को याद कीजिए, ए को बी से डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर रहा होगा क्यू, ठीक है, जिसके लिए कुछ नंबर यहाँ आया होगा बी, जिसको हम बी क्यू के अगर इंटू करेंगे तो बी डॉट क्यू आता है, ऐसे हमने पढ़ा है नीचे। तो जब हम करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आर बचता है, ऐसे मान लेते हैं, आर 0 भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। मैं 3 को ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 1 जा 2, देखिए 2 इंटू 1 किया है मैंने, कुल मिला के 2 इंटू 1 पॉइंट का, चलो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, 2 इंटू 1 किया है तो 2 ही आएगा। 2 को 3 से डिवाइड किया, माइनस किया तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 3 को दर्शाना चाहूं इन सबके उसमें, तो 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। बात समझ आ रही है। वैसे बोर्ड में फिर यूज आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन नहीं पता है तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने कि 2 की पहले इंटू होगी 1 से, ना कि 1 1 प्लस होंगे। अगर बोर्ड पास नहीं पता है तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा क्या होता है किसी अगले वीडियो में। तो ये समझ आया आपको। तो यही चीज हमने इसके साथ किया है। देखिए 3 यहां था, ए ये रहा, तो ए लिख दिया मैंने। 2 यहां था तो बी यहाँ है, तो बी लिख दिया मैंने। 1 यहां है तो 1 यहाँ है, क्यू लिख दिया मैंने, प्लस रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे आर है। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और आप ध्यान दे सकते हैं, आर कभी भी आई तो आपको समझ सकते हो, आर कभी भी 2 के इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये 1 अगर इसके इक्वल होगा तो मैं काट नहीं दूंगा इससे आगे, और अगर यहाँ 2 आ जाता, 2 1 जाए 2 तो 0 हो जाता। इसका मतलब ये बात तो क्लियर कि रिमाइंडर कभी भी इस बी से बड़ा नहीं हो सकता ना। ये इसको हम वैसे क्या बोलते हैं,
डिवाइजर, इसे डिविडेंड, इसे क्वोशिएंट, इसलिए हम क्यू से दर्शाते हैं इसको। क्लियर है? क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ वैसे ये क्वेश्चन हम क्यों सीख रहे हैं आज, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है इतनी, इसका आपको तब पता चलेगा जब हम प्रूविंग देंगे। प्रूविंग कौन से देंगे? अब एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, अच्छा है, नहीं तो हम दर्शाएंगे आगे कैसे प्रूव करना है। ये एल्गोरिथम ही अगले एक्सरसाइज के मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पे, लेकिन हम शुरू करेंगे, ठीक है? नहीं सॉरी, ये इसके अगले एक्सरसाइज की शायद ये है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल 2। चलिए क्लियर करते हैं अब ये कैसे सॉल्व करना है। असल में जो यूक्लिड ने जो डिवीजन लेमा दिया उसने ये दिया, हम इसके बेस पे उसने ध्यान दिया कि अगर हम इसको एक पैटर्न में लेके चलें, इसके हम एक एल्गोरिदम बनाएं, स्टेप्स में लेके चलें, तो हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये मैंने कर रखा है यहाँ पे, ये तो मैं करके ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज से ही कहा था। चलिए देखते हैं, देखिए उसने क्या लिखा है। हाँ, लेमा क्या होता है? लेमा अगर आप लोगों को नहीं पता तो बुक दिखा देता हूँ, बहुत से बच्चे तो बुक भी नहीं देखते पूरी। लेमा होता क्या है? अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा कुछ नहीं है, लेमा बस एक नाम है किस तरीके की स्टेटमेंट का। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रूव की जा चुकी है, और वो किस लिए यूज होती है? किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। मतलब मैं इसको बेसिक मान के चल सकता हूं कि ये तो ट्रू है ही है, जो कि ये मतलब मुझे अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो ट्रू है ही है, ये मैं मान के चलूंगा, ये इसको लेमा कहते हैं। और एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी चीज को करने का एक वेल डिफाइंड स्टेप। अब एल्गोरिथम की यूज हम क्यों पढ़ी? क्योंकि एचसीएफ जो निकालना होगा हमें 2 नंबर का, उसके लिए एक स्टेप्स हैं, तो उसको उसने एल्गोरिथम बताई। अब एल्गोरिथम बुक में तो उन्होंने बहुत लंबी दे रखी है, स्टेप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं सिखाने वाला, हम सीधा डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे। चलिए करते हैं कि पहले तो हमको ये देखना है कि इन 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने देख लिया कि ये वाला नंबर बड़ा है। आप लोग भी जब करेंगे आप समझ जाएंगे, ये नंबर बड़ा है। फिलहाल एग्जाम्पल से समझते हैं, ये नंबर बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा या बोल लो या फिर एल्गोरिथम बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत में लेमा एल्गोरिथम एक तरह से यूज किए जाते थे। उसका भी एक रीजन है, छोटा सा मैं बताऊंगा, अभी आपको बुक में ही लिखा है, वो आपको तब पता चलेगा कि हम क्यों उसको इंटरचेंज कर देते हैं बार बार। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा अंटिल रिमाइंडर बिकम 0 वी हैव टू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमको ये यूज करना पड़ेगा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्लियर करते हैं चलिए। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो इस तरीके का बनेगा। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बुक में एग्जाम्पल था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो इस तरीके से आएगा। अब ध्यान रखना, अब जो होगा ये नंबर तो इधर आ जाता है, और ये रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर ये इधर आ जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये यूक्लिड जानता था, यूक्लिड नहीं करके देखा तो उसको पता चला कि इस तरीके से आंसर निकलता है। तब उन्होंने अपनी एक एल्गोरिथम दी कि एचसीएफ निकालने के लिए। इसलिए आप ज्यादा सोच में मत पड़ना, बस होता है। ये जो ये डिवाइजर जो डिवाइजर था वो क्या बन गया है? डिविडेंड। और ये क्या बन गया है? डिवाइजर। रिमाइंडर क्या बन गया? डिवाइजर। क्लियर है? तो अब हमने फिर इसको किया, हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 9 से गया, और रिमाइंडर क्या बचा? ये। हमने फिर इसको आगे ले गए, रिमाइंडर फिर यहाँ आ गया। हमने फिर इसको इससे डिवाइड किया तो ये एक जा जाएगा और इतना बचेगा। फिर ये इधर आया, फिर ये इधर गया, ये एक जा जाएगा, ये बचा। क्लियर करते 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 इन दी एंड 24 का ये आ गया, 4 × 6 प्लस रिमाइंडर 0। अब इस लास्ट स्टेज में जो ये डिवाइजर रहा होगा वो क्या होता है? हमारा एचसीएफ। तो यही हमने 10th क्लास में मैंने यही करना है जब भी आएगा। हाँ वैसे अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं कि इसका भी निकाल सकते हैं अलग से, इसका भी निकाल सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि बड़े होते होते ये चीज मुश्किल कैसे होगी, इतना आसान सा दे रखा था फिर भी हम मुश्किल तरीके से कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उसने दिया था और कुछ न, और उसका एक रीजन भी है। वैसे ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं पता, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो ये एल्गोरिथम थी ना, शुरुआती जो कंप्यूटर्स थे, शुरुआती कंप्यूटर्स में एचसीएफ निकालने के लिए जो उनकी प्रोग्रामिंग की गई वो इसी बेस पे की गई थी। इसलिए शायद आप लोग ये सीख रहे हैं। अब तो शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन शुरुआती जो कंप्यूटर थे वहां पे ऐसे ही था। और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, अगर आपका टाइम हो तो देख ही लीजिए। ऐसे टाइम लेके कहाँ जाएंगे आप? तो टाइम ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड। ये देखिए कि दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज अ डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। मतलब इन दोनों को एल्गोरिथम बोल दिया जाता था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? इतने क्लोज हैं आपस में, क्योंकि उसका यूज करते करते हम उसको प्रूव कर रहे हैं। ऑल्दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ ये भी क्लियर है आपके लिए, ये भी जरूरी चीज है कि जो यूक्लिड डिवीजन ये जो एल्गोरिथम है ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉल और इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, दैट इज बी नॉट इक्वल टू बी। कभी 0 नहीं हो सकता, क्लियर बात है, क्योंकि वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, सिंपल सी।
हाउएवर शैल नॉट डिस्कस दिस एक्सपर्ट है, हम यहाँ पे ये बात नहीं करने वाले हैं। अब बाकी अब ये देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स, इसे लार्ज नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि ऑल्सो बिकॉज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए एल्गोरिदम दैट अ कंप्यूटर लेड टू प्रोग्राम टू कैरी आउट। ये वो एल्गोरिदम है जो कि जो सबसे शुरुआती जो कंप्यूटर थे वो इस एल्गोरिदम का यूज किया करते थे, इसलिए ये एल्गोरिदम आज में पढ़ाई जा रही है ताकि हमको पता रहे। बच्चे इस बात को ध्यान ही नहीं देते, बस कहते हैं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया आज कि हम क्यों पढ़ते हैं इसे। जो शुरुआती कंप्यूटर थे उनमें यही एल्गोरिदम चलती थी, तो हमको पता होना चाहिए आगे बच्चों को बताने के लिए कि कभी ऐसा भी था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। डिवीजन लेमा मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 भी मैंने यहाँ पे कर रखा है, लेकिन मैं आपको भी खुद से भी बताऊंगा इसमें पेन चला के कि होता क्या है, ये क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, और ध्यान रखना जो ये चीज समझ गया वो आगे के सारे क्वेश्चन कर लेगा। बस उसमें एक छोटी सी ट्रिक और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है बड़े क्वेश्चनों के लिए। चलिए करते हैं। शो दैट every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखिए प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना प्रूविंग का क्वेश्चन बिना ऐसा क्वेश्चन बिना यूक्लिड डिवीजन लेमा के तो सॉल्व नहीं कर सकते आप। आपको मतलब उसका एक बताना पड़ेगा, उसके जरिए ही बता सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं आपको रिमाइंडर पे इतना जोर क्यों दे रहा था कि रिमाइंडर 0 से मतलब b से छोटा क्यों ही है रिमाइंडर, इससे ध्यान रखना है। देखते हैं, चलिए। लेट a एंड b एनी इंटीजर, लेट a be एन इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम a एंड b कोई भी इंटीजर ले लेते तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि b इक्वल टू 2 देते हैं, सच आप ऐसे ही बता दीजिए। हाँ, बस इतना क्लियर कर दीजिए कि जो a है a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 लिया है तो a बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात है, वरना ये b इधर भी आ सकता था अगर b बड़ा हो। ठीक है, तो हमने क्लियर कर दिया अब यहाँ पे। आगे चलते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हमने b ऐसा क्यों लिया है, प्रूविंग का पार्ट है। अगर एक बार आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी। लेट a बी एन इंटीजर एंड b इक्वल टू 2, ये बिना इसका सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंपल सी बात है 2q लिया है, ये 2q कुछ नहीं है, 2q प्लस 0 है असल में, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर b 2 है, क्या जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे आपने कुछ 2q इंटू की किसी से तो वो क्या आया 2q। ठीक है, यहाँ पे कुछ रहा होगा है ना, 2q आया, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब ये a से पूरा डिवाइड हो गया, सब मान के चलते हैं हम, तो इसलिए 2q यहाँ लिखा है 2q। ठीक है, तो अगर आप याद रखेंगे कि a इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, अब समझ आया आपको कि ये कैसे ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे 2q इस तरीके से। ठीक है, सो उसने बोला, उसने अब क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन नहीं बताया ना, सॉरी। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा। ठीक है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मुझे लगता है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा यहाँ पे, आई थिंक मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया है। हाँ देखिए, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी एवरी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा इस फॉर्म का होगा, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना होते वो इस फॉर्म के होंगे। वैसे भी बात आपको क्लियरली दिख रही होगी, 2 से डिवाइड होता है तो क्यों नहीं होगा, ये होगा, लेकिन उसको प्रूविंग करना ही मुश्किल रहता है और कुछ नहीं। एक बार समझ आए फिर वो भी आसान है। तो मान लेते हैं a कोई इंटीजर है और b क्या है 2, ये लेना ही पड़ेगा, क्लियर बात है, और a b से बड़ा है, ये भी अगर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू 2q प्लस r होगा, वेयर r इज इक्वल टू 0 और 1, बिकॉज 0 क्योंकि r जो है या तो 0 से बड़ा होगा या उसका इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा। क्यों, ये चीज किसने बताई हमको, ये हमको बताई डिवीजन लेमा ने, इसलिए डिवीजन लेमा लिखना जरूरी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो 2 की वैल्यू या तो क्या हो सकती है, या तो a इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो सकती है, ये या तो a इक्वल टू हो सकता है 2q प्लस 0 इक्वल टू मतलब 2q, या फिर a इक्वल टू हो सकता है 2q प्लस 1। क्लियर, अब जब हम यहाँ गए ना, इसके बाद अब क्वेश्चन है ही नहीं कुछ, बहुत आसान है। इसके बाद हमें सीधा लिखना है कि नाउ ए नंबर, ये वाला ए नहीं है, ए नंबर, अ नंबर कैन बी इवन, कोई नंबर इवन तब हो सकता है इफ इट इज डिवाइडेड बाय 2, जब वो उससे डिवाइड हो। तो a इक्वल टू 2q इज एन इवन इंटीजर बिकॉज 2q इज डिवाइजेबल बाय 2। सीधा ये थ्योरी ज्यादा है, कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है इसमें, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है इसलिए इवन इंटीजर हो गया। तो हम कह सकते हैं, बस इसके बाद हम सीधा लिखना है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2q का, क्योंकि q क्या है, q इज एनी इंटीजर, q तुम कुछ भी लिख दो, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 2 तो अलग हो गया ना। अगर आप देखिए
क्यू की जगह में आप 2 4 3 भी डाल दीजिए, 5 6 कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन आगे 2 तो इनटू में है ना। अब भी आप डिवाइड करेंगे 2 से 2 तो कैंसिल होगा। इसका मतलब इसलिए हम लिखते हैं क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसलिए हमने लिखा है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। वैसे हमें लिखना चाहिए था क्यू कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिख देंगे ज्यादा अच्छा है। नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्यू समझ जाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिख दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ही क्यू कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। अब नाउ इन इक्वल टू 2q+1, 2q+1 इज नॉट कंप्लीटली 2 से डिवाइड, तो देखो 0.5 में हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइजिबल चाहिए हमें। तो अगर इवन आउट के लिए याद होगा आपको, आउट के लिए इवन के लिए कंप्लीटली डिवाइजिबल चाहिए, आउट के लिए कंप्लीटली नहीं होना चाहिए। इज नॉट कंप्लीटली डिवाइजिबल बाय 2, देयरफॉर 2q+1 is a odd integer. So we can say that every positive odd integer is of the form 2q+1। सिर्फ इतनी सी ही प्रूविंग है, कुछ नहीं है, बस यहां से करना, उसके बाद तो मैं सीधा बता सकते हैं इवन ऑड। हर क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि आप इवन बताइए, ऑड बताइए, या फिर 3 से डिवाइजेबल होता है या 4 से डिवाइजेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आगे 3 या 4 आ जाएगा ऐसे करके। क्लियर है। चलिए हम आपको पहले करके दिखाते हैं यहाँ पे। वैसे एक अभी क्वेश्चन और भी है 4q, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, कि शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये q कोई भी इंटीजर हो सकता है, जरूरी नहीं कोई खास ही हो, ठीक है। तो इसी बनने के नीचे करते हैं, या फिर इसी बनने के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट a be any integer and b equal to 4। क्वेश्चन ये कहता है b equal to 4 where a is greater than b, ठीक है। तो then by Euclid's division lemma a equal to 4b plus, सॉरी b की जगह 4 है, 4q प्लस r। क्लियर है। वेयर r इक्वल टू 0 1 2 और 3, या तो 1 होगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3 होगा, बिकॉज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, जो कि इस केस में क्या है 4। दिस इंप्लाइज कितना इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है 4q प्लस 0 जिसको हम 4q कहते हैं, या फिर और इक्वल टू 4q प्लस 1, या फिर और इक्वल टू 4q प्लस 2 और इक्वल टू 4q प्लस 3। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया है तो वैसे आंसर आ चुका है हमारा बहुत प्यार से, क्योंकि ये तो हमने क्लियर कर दिया है। अब ये तो 2 से डिवाइड होगा तो ये इवन है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी इवन है, ये दोनों 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑड है। क्लियर है। चलो मैं आगे करके दिखाता हूँ। तो नाउ a number can be odd if it is not completely divisible by 2, therefore a equal to 4q plus 1 and a equal to 4q plus 3। क्या क्या प्रूफ करना था, 4q प्लस 3 और odd integers, so we can say every
positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। क्लियर है बात? सिर्फ इतना सा करना था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो कहते हैं कि कोई स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। तो वो जो स्वीट सेलर है वो उस तरीके से उनको अपने स्टेक, मतलब होता है कि दुकान के सामने जो लगी होती है काजू कतली, मतलब सामने ऐसे इस तरीके से शो दिखाना चाहती है अपने स्टेक में कि जो 130 जो काजू बर्फी है जो कि वो ऐसे लगाएगी, मतलब स्टेक में लगाएगी ना, ऐसे वो यहाँ पे भी लगाएगी, ऐसे पूरा चलता जाएगा। ये उस तरीके से लगाना चाहते, वो उनको इस तरीके से लगाना चाहते कि पूरे केस उसमें आ जाए, रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए, मतलब रेक्टेंगल बोल लो या फिर स्क्वायर बोल लो, जो भी मर्जी हो, लेकिन इस तरीके से आ जाए कि ये जो लाइन है ना, ये जो इनके नंबर है ये सेम आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये नंबर पूरे सेम रहे। तो मुझको पता है जैसे अब ये लंबाई में तो फर्क होगा लेकिन कि चौड़ाई सेम रहे। जैसे मैं बताता हूँ, ये 420 है तो मान लो ये लग गया बी, ये हो गया ए, इनकी हाइट हो गई ए, इसकी हाइट हो गई बी। ये क्या है, चलो बादाम ले लेते हैं, 130 ले लेते हैं, कम है ना, और ये ले लेते हैं 420। ये हो गई बादाम और ये हो गया काजू बर्फी। ठीक है, तो अब ए इंटू एन, ये कोई एन मान लेते हैं, किसने इतना उस पर लगा दिया, एन नंबर है वो, ये जो बादाम है वो कितने है, एन है, तो इतने ये भी होंगे। तो ध्यान दो, तो ये 130 है, इसको मैं 130 को लिख सकता हूँ ए इंटू एन, और ये जो 420 काजू हैं, काजू वाली बर्फी, इनको लिख सकता हूँ बी इंटू एन। तो जरा ध्यान दीजिए, मुझे क्या निकालना है, एन, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, एन। तो मैं लिख सकता हूँ इनको, इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या है, एन। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका, एन, मुझे यही निकालना है। ठीक है, इससे मुझे समझ आया कि मुझे क्या चाहिए, एन, और ये कैसे निकल सकता है, सिर्फ एचसीएफ से। तो ऐसे हम समझते हैं कि एचसीएफ कहाँ यूज होता है, ये इसका प्रैक्टिकल यूज है जो हम आप सीख रहे हैं। तो उसने बस इतनी बात पूछी कि टेक अंदर लीस्ट एरिया, मतलब सबसे कम एरिया तभी ले पाएगा ना जब वो आगे पीछे दोनों सेम हो। लीस्ट एरिया तभी ले पाएगा जब ये एन सेम हो, वरना तो फिर अगर आप करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और ऊपर से कुछ काजू बचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उसे इस तरीके से लगाना है कि ये जो सामने के जो नंबर है वो पता चल जाए कि कितनी लगाए वो एक लाइन में, कि जिससे पूरा क्या हो जाए, बिल्कुल शेप में है। ठीक है, कि लास्ट तक ये पूरा कहाँ तक भरे, यहाँ तक फिल हो, एक भी एक्स्ट्रा ना बचे। तो अपन एचसीएफ निकालना है, जो कि हमें किससे निकालना है, जो हम अभी कर चुके हैं इससे सबसे पहले एग्जांपल में, उसी तरीके से। तो कुछ नहीं है, बस वही कि 420 इज ग्रेटर देन 130। तो अगर हम करने बैठे हैं, देखते हैं 130 गुणा कुछ जाएगा, तो अगर हम गुणा कुछ जाएगा, तो अगर हम करने बैठे हैं 130 420, अगर मैं से इसको 3 से काटूँ, 3 9 4 से काटूँ, 4 जा देखें, 4 3 12, नहीं जाएगा, 4 से 12 तो फिर 520 हो जाएगा, तो 3 जा, तो वैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मैं खामा करने में लगा हूँ खुद से, तो 30 बचेगा। ठीक है, अब इसका मतलब प्लस 30, अब फिर ये इधर आ जाएगा, आपको याद होगा ये इधर, ये डिवाइजर के उसमें 30, तो ये तो मुझे ऐसे दिख रहा है, 4 जाएगा, 10 बचेगा। अब ये इधर 3 4 जा 120, 10 बचा, अब ये 10 इधर, तो ये मैं क्लियर दिख रहा है मुझे, 10 3 30 प्लस 0, तो ये रिमाइंडर आ गया। अब इसे करना किस तरीके से, करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो लिख सकते हो आप, वही लेट्स यूज द यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड, या फिर यूक्लिड्स लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, एंड अब सीधा सॉल्व करेंगे। आपको जरूरी बताने की जरूरत नहीं है कि इतना कुछ कि हमने क्यों किया, ट्रायल एरर, कुछ जरूरी नहीं है, बस सीधा लिखना है, हमें आंसर से मतलब है यहाँ पे। तो रिमाइंड नाउ रिमाइंडर इज 0, ये आंसर कर रहा हूं मैं सीधा, बिकॉज ये देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये
अब आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये, फिर बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये, नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, now remainder is equal to 0, therefore SCF of 420 and 130 is 10 and that's the answer. आप चाहो तो लिख सकते हो कि the number of that can be placed in each stack for this purpose. What is the number of that can be placed in each stack? Answer is 10. ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं इंग्लिश.